आज आकाश का कुछ दोस्त घर पर आया हुआ था। आकाश अपने दोस्त के साथ बैठकर पार्टी कर रहा था। सभी लोग हंस बोल रहे थे और उसी वक्त आकाश की मां निर्मला देवी की खांसने की आवाज लगातार आकाश उसके दोस्तों को सुनाई दे रही थी, जिससे उन लोगों को बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रहा था। आकाश के दोस्त एक दूसरे से इशारे इशारे में अब कुछ कहने लगे थे। आकाश को समझ में आ गया था वह लोग किस बारे में बातें कर रहे हैं। तभी आकाश वहां से उठा और फिर अपने माँ के कमरे में जाकर तीखी आवाज में माँ को गुस्सा करके कहने लगा, माँ कितनी बार कहा है जब मेरे दोस्त घर पर हो आप दरवाजा बंद करके कमरे में ही पड़ी रहो, परंतु आप तो हो कि हर वक्त मुझे जलील करने रहते हो। क्या आपको शर्म नहीं आती है जो आप इतनी जोर जोर से खांस रही हैं? आपको समझना चाहिए कि मेरे दोस्त घर पर आए हैं, वह क्या सोचेंगे? आकाश की बात सुनकर निर्मला देवी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। आकाश काफी गुस्से में और तमतमाया हुआ था, क्योंकि उसकी मां के खांसने की वजह से आज उसके दोस्त के सामने उसकी बेइज्जती हो गई थी। निर्मला देवी बस रोई जा रही थी, उसके आंखों में आंसू निकले। आंसू चेहरे पे झुर्रियों से होते हुए गालों तक बह रहे थे। निर्मला देवी अपने बेटे को कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन खांसी थी कि उन्हें जकड़े हुए था, जिस कारण से वह बेचारी कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। फिर आकाश तंज कसते हुए कहने लगा, आज भी मेरे दोस्त मुझे कह रहे थे कि क्या तुम्हारी माँ को कोई बहुत ही सीरियस बीमारी हो गई है कि जब भी तुम्हारे घर पर आता हूँ यार तो तुम्हारी माँ इसी तरह ही खांसती रहती है। अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो हमें बता दो। अब आप ही बताओ, माँ मेरे दोस्त ना जाने मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, तू ही बता मैं क्या करूं। तभी पीछे से आकाश की पत्नी रुचि बोली, मैं तो कब से इन्हें कह रही हूँ कि माँ जी आकाश के दोस्त आए हैं, पार्टी कर रहे हैं, आप घर के पीछे बने हुए रूम में कुछ देर के लिए चले जाइए। परंतु तुम्हारी माँ तो तुम्हारी इज्जत की कोई परवाह ही नहीं है। यह तो और भी जान के तुम्हारे दोस्त के सामने खांसने का नाटक करती रहती है, ताकि तुम्हारे दोस्त के सामने हम लोगों की भर भर कर बेइज्जती हो। इस पर निर्मला देवी ने बहुत ही हिम्मत करके कहा, बेटा तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि मैं कोई नाटक नहीं करती हूँ। मैं कितनी बार तुम्हें कहा है कि मुझे एक डॉक्टर से दिखा दो। मैं क्या करूं, मेरी खांसी है कि छूट ही नहीं रही है। मैं जब भी तुम्हें डॉक्टर को दिखाने के लिए कहती हूँ तब तुम सिर्फ एक ही बात करते हो कि तुम्हारे पास समय नहीं है और ना ही पैसे हैं। आखिर बेटा मैं घर का काम कर करके थक जाती हूँ। मैंने सारे घरेलू उपाय कर लिए हैं कि मैं किसी तरह से अपनी इस खांसी से छुटकारा पा लूं, लेकिन ये खांसी है कि जा ही नहीं रही है। निर्मला देवी की बात सुनकर आकाश को काफी गुस्सा आ गया और वह कहने लगा, तो अब मैं क्या करूं? आपको समझ में नहीं आता है कि मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारी है? पूरे घर की जिम्मेदारी, दो दो बच्चों की जिम्मेदारी, पत्नी की जिम्मेदारी और तो और तुम्हारी जिम्मेदारी। तुम तो जानबूझकर इधर उधर घर में घूमते रहती हो। तुम इतना तो कर ही सकती थी कि कुछ देर के लिए पीछे वाले कमरे में जाकर रहती, लेकिन नहीं, तुमसे तो वह भी नहीं हुआ। आकाश की पत्नी पीछे से बोलने लगी, इन्हें मैं कुछ कहूं तो मेरी बात तो सुनती ही नहीं है। इन्हें तो बस मुफ्त की रोटियां तोड़नी आती है। बोलती है कि घर का काम करती है, लेकिन कितना काम करती है यह तो मैं ही जानती हूँ। जब भी इन्हें मौका मिलता है बस खाते ही रहती है। यह तो माँ कहलाने के लायक ही नहीं है। निर्मला देवी अपनी बहू की बातें सुनकर आंखों में आंसू भरकर कपकपाते हुए आवाज में बोली, बहू कुछ तो भगवान से डर। मुझे पता है तुम दोनों मुझे इस तरह से बातें क्यों कर रहे हो। मैं अब तुम लोगों पर बोझ बन गई हूँ। आकाश बेटा, आज अगर तुम्हारे पापा जिंदा होते तो शायद यह सब देखकर जीते जी ही मर जाते। भगवान मुझे भी उन्हीं के साथ बुला लेते, आज मुझे ये दिन न देखना पड़ता। मैंने तुम्हें कितना लाड़ प्यार से पाला, जहां तक हो सका तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश की, लेकिन आज लगता है मैं तुम्हारे लिए गैर बन चुकी हूँ। यह कहकर निर्मला देवी आंखों में आंसू लिए घर के पीछे बने हुए कमरे में चली जाती है। आज निर्मला देवी का दिल बुरी तरह से टूट चुका था। आज उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके जीने का कोई मकसद ही ना रहा हो। वो धीमे धीमे चलते हुए कमरे में गई और फिर उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन दिल के दरवाजे शायद हमेशा के लिए खुल गए थे। कमरे की रोशनी हल्की थी और खामोशी बहुत ही भारी। निर्मला देवी बिस्तर के एक कोने में बैठ जाती है और फिर आंखों में आंसू लिए अपने पति को याद करने लगती है। बीच बीच में वो खांसती भी जा रही थी। इस बार उन्हें तकलीफ गले से नहीं बल्कि दिल से निकल रही थी। उन्हें अपने पुराने दिन याद आने लगे थे। उन्हें वह दिन याद आने लगे थे जब उनका बेटा अपने जन्मदिन पर माँ से लिपट लिपट कर बोला था, माँ आपके बिना मेरा क्या होगा, आपके बिना तो मैं एक पल भी जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। लेकिन
समय का फेर देखिए, शादी होने के बाद और 2 बच्चे के बाप बनने के बाद आज वही बेटा माँ को जिंदा रहते उन्हें एक बहुत बड़ा बोझ समझ रहा था। निर्मला देवी सब समझ रही थी। ऐसी बात नहीं थी कि आकाश के पास पैसे नहीं थे और वह कमाता नहीं था। वह अच्छा खासा कमाता था, परंतु वह निर्मला देवी के पीछे 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहता था। अभी कुछ दिन पहले की ये बात थी। एक दिन कमरे की सफाई करते वक्त निर्मला देवी अपनी बहु रुचि के कमरे में चली जाती है। तभी वहां ड्रेसिंग टेबल पर निर्मला देवी की नजर एक छोटे से गिफ्ट के डब्बे पर पड़ जाती है, जिस पर लिखा हुआ था, हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी पत्नी रुचि, तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट, तुम्हारे पति आकाश की तरफ से। निर्मला देवी ने जल्दी से वह गिफ्ट ड्रेसिंग टेबल पर रखने लगती है, लेकिन हड़बड़ाहट में वह गिफ्ट का डब्बा नीचे जमीन पर गिर जाता है। तब तक बहू रुचि कमरे में आ जाती है। रुचि निर्मला देवी को अपने कमरे में देखते ही गुस्से से लाल पीली हो जाती है। वह निर्मला देवी को कहने लगती है, माँ जी, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए। यूं इस तरह से बिना परमिशन किसी कमरे में नहीं जाना चाहिए। अगर कुछ चाहिए था तो मुझे कह देती, आखिर आप मेरे कमरे में क्यों गई? अपनी बहू के मुंह से यह सब सुनकर निर्मला देवी चुपचाप से अपने कमरे में आ गई थी। तब पहली बार उन्हें लगा, मेरे बेटे के पास अपनी बीवी के लिए गिफ्ट के पैसे हैं, मगर माँ की दवाई के लिए नहीं। खामोशी में डूबे इस कमरे में सिर्फ एक सुकून था। वह पुरानी यादें जो आकाश के बचपन की थी रह रह कर मन में आने लगे थे। बहुत सारी यादें आंखों के सामने तस्वीर बनकर नाचने लगे थे। कैसे आकाश के पापा की मौत के बाद उन्होंने सिलाई कढ़ाई करके बेटी की पढ़ाई करवाई। कैसे हर रात एक रोटी कम खाकर बेटे के लिए दूध बचाती थी। कैसे 2 जोड़ी कपड़ों में उन्होंने अपनी जिंदगी इस उम्मीद में गुजार रही थी कि बड़ा होने पर आकाश उसका सहारा बनेगा, इसे माना और इज्जत देगा, इसकी सारी दुख तकलीफ को दूर करेगा। लेकिन वह बेटा शायद अब कहीं पीछे छूट गया था। खांसी होने की वजह से निर्मला देवी की हालत अब बिगड़ने लगी थी। फिर कुछ देर बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर वहीं पर पड़ी हुई खाट पर लेट गई। समय यूं ही बीतने लगा। बेटा बहू एक जरा भी निर्मला देवी को देखना नहीं चाहते थे। किसी तरह से वह लोग सिर्फ इन्हें एक सामान की तरह ढो रहे थे। एक दिन निर्मला देवी की पुरानी सहेली पुष्पा जी उनसे मिलने के लिए आई। आते ही उन्होंने निर्मला देवी को कहा, अरे निर्मला, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। निर्मला देवी आश्चर्य से पुष्पा की तरफ देखने लगी तो पुष्पा जी कहने लगी, तुम्हें पता है निर्मला, हमारे गांव में 2 डॉक्टर आए हैं और दोनों ही पति पत्नी हैं। वह दोनों विदेश से लौटे हैं। यहाँ पर आने के बाद गरीबों की सेवा कर रहे हैं, बुजुर्गों का इलाज मुफ्त में कर रहे हैं। बहुत ही लंबी लंबी लाइन बुजुर्गों के लिए लगी रहती है। चल मैं तुझे वहां पर लेकर चलती हूँ। निर्मला देवी कहने लगी, परंतु पुष्पा, मेरे पास तो 1 रुपये भी नहीं है, मैं अपना इलाज कैसे करवाऊंगी? तो पुष्पा कहने लगती, तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वह लोग मुफ्त में इलाज कर रहे हैं और साथ में दवाई भी देते हैं। भगवान ने तुम्हें इस हाल में भी जिंदा रखा है। इसका मतलब भगवान तुम्हारे बारे में कुछ सोच रहे हैं, उन्हें तुम्हारी परवाह है। अब तुम सारी फिक्र छोड़ दो। भगवान ने उन्हें यहाँ पर तुम्हारे लिए ही भेजा है। एक बार चलकर डॉक्टर से अपना चेकअप करवा लो और मुझे पूरी उम्मीद है तो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी। यह सब सुनकर निर्मला देवी के आंखों में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। नहीं तो बेटे बहू के रवैये ने उन्हें पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। फिर जब तक सांस है तो जीना तो पड़ता ही है। लेकिन आज अपनी सहेली पुष्पा की बात सुनकर उनकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई लगी थी। फिर निर्मला देवी अपनी सहेली पुष्पा के साथ गांव में ही बने स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचती है। गांव का यह अस्पताल बहुत ही साफ सुथरा अस्पताल था। एक महिला डॉक्टर बहुत ही मुस्कुराते हुए मरीज को देख रही थी। उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर प्रिया राज और उसके पति का नाम था डॉक्टर रितु राज। उन दोनों का एक 5 साल का बेटा भी था जिसका नाम अंकुश राज था। जब डॉक्टर प्रिया राज ने निर्मला देवी का चेकअप किया और फिर बड़ी ही सौम्य अंदाज में बोली, माँ जी, आपको एलर्जी वाली खांसी है, ज्यादा धूल मिट्टी घर की सफाई या बर्तन धोने से यह बढ़ जाती है। आपको जब घर के बाहरी कामों से थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। डॉक्टर की बात सुनकर निर्मला देवी कहने लगती है, पर क्या करूं बिटिया, बहू तो कोई काम ही नहीं करती है और ना ही बच्चों को संभालती है और ना ही घर को संभालती है। बिटिया, अगर मैं मुंह पर रुमाल बांधकर काम करूं तो क्या मुझे खांसी नहीं होगी? निर्मला देवी की बातें सुनकर डॉक्टर प्रिया राज का चेहरा गंभीर हो जाता है और वह कहने लगती है, क्या आपकी बहू को समझ में नहीं आता है कि आपकी उम्र हो गई है और आपको आराम की जरूरत है? यह सारे काम आपकी सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, या आपके बेटे बहू को समझ में नहीं आता है? आपको तो अब आराम करना चाहिए। निर्मला देवी की आंखों में यह सुनकर आंसू आ जाते हैं। वह डॉक्टर प्रियराज को सब कुछ बता देती है। बेटा बहू का बदलता रवैया, बेरुखी, अकेलापन, अपमान, सब कुछ जो उनके दिल में था। और डॉक्टर प्रिया की सहानुभूति वाली बातें सुनकर उनके सामने खुद पर खुद सारी बातें निकलने
चली जाती है और वह सब कुछ डॉक्टर प्रिया को बता देती है। निर्मला देवी की बात को सुनकर डॉक्टर प्रिया थोड़ी देर शांत रहती है और फिर कहती है, माँ जी, आज के जमाने में हर किसी को आत्मनिर्भर बनना बहुत ही जरूरी है। यह सुनकर निर्मला देवी की आंखों में पहली बार एक अलग चमक दिखाई दी। वह कहने लगती है, तो क्या इस उम्र में भी मैं फिर से कुछ कर सकती हूँ? डॉक्टर प्रियाराज कहती है, बिल्कुल माँ जी, आप जैसी सशक्त महिला हार मानने के लिए नहीं बनी है। बस आपको एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। अगले दिन निर्मला देवी फिर से चेकअप कराने के लिए डॉक्टर प्रियाराज के पास जाती है। तो डॉक्टर प्रियाराज उनसे कहती है, माँ जी, मेरा और मेरे पति का पूरा दिन अस्पताल में निकल जाता है। अगर आप चाहे तो हमारे घर पर जाकर रसोई का ध्यान रख सकती हैं। हम आपको इसका अच्छा मेहनताना देंगे। आपको ना तो किसी की दया चाहिए और ना ही एहसान। आप सिर्फ इज्जत भरी जिंदगी जिएंगे। निर्मला देवी कुछ पल के लिए चुप रही। उनकी आंखों के सामने उनके बेटे बहू का उनके लिए बेरुखीपन, अपमान, बच्चों की हंसी, सभी कुछ घूमने लगा था। लेकिन फिर उन्होंने एक गहरी सांस लेकर कहा, मैं तैयार हूँ। अब इस उम्र में मैं बोझ नहीं बल्कि खुददार बनकर जीऊंगी। कुछ फैसला उम्र नहीं, हालात तय करते हैं। और जब एक माँ खुद के लिए खड़ी होती है तो उसका आत्मसम्मान पूरी दुनिया से बड़ा हो जाता है। निर्मला देवी अब डॉक्टर प्रिया राज और ऋतुराज के घर पर जाने लगी। वहां पर उन्हें कोई भी नौकरानी नहीं समझता था। वहां पर वो माँ बनकर सम्मान पाती थी। अब रोज सुबह सुबह निर्मला देवी डॉक्टर प्रियाराज के घर पर जाकर उनका रसोई संभालती, उसके बेटे अंकुश राज को स्कूल भेजती और शाम को लौटने पर उन्हें गर्म खाना खिलाती। यह सब करते हुए यहाँ पर काम करने से निर्मला देवी की आंखों में एक बार फिर से चमक लौट आई थी। उनकी तबीयत में सुधार हो रहा था। खांसी अब पहले से कम थी। डॉक्टर प्रियाराज ने मजाक में एक दिन कहा, माँ जी, आपकी खांसी नहीं, अब तो हिम्मत भी सकारात्मक हो गई है। निर्मला देवी सिर्फ यह सुनकर मुस्कुराती रही। फिर एक दिन डॉक्टर प्रियाराज ने निर्मला देवी से पूछा, माँ जी, क्या आप हम लोगों के साथ विदेश चलेंगी? क्योंकि हम लोग वापस जा रहे हैं और वहां पर आपको पूरी तरह से सम्मान और परिवार का प्रेम सभी कुछ भर भर कर मिलेगा। यह सुनकर निर्मला देवी कुछ देर तक स्तब्ध खड़ी रही। फिर बोली, जिस घर को मैं 60 साल तक अपना समझकर, जहाँ पर कि मेरा बेटा बहू है, पोता है, पोती है, इन लोगों को छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? लेकिन फिर दिल की किसी कोने से एक आवाज आई, जहाँ प्यार ना मिले वहां घर नहीं दीवारें होती है। तुझे मौका मिला है सर उठाकर जीने का, आत्मसम्मान से जीने का, इसे हाथ से मत जाने दे। फिर निर्मला देवी डॉक्टर प्रियाराज उसके परिवार के साथ विदेश चली गई। जाने के बाद घर में ना तो किसी ने उन्हें रोका और न ही किसी ने पीछे मुड़कर देखा। बेटी बहू में एक बार भी नहीं कहा कि माँ आप क्यों जा रही हैं। बहू ने तो यहाँ तक कह दिया कि चलो अच्छा हुआ, घर का एक बोझ कम हुआ। और आकाश तो बस चुप रहा। वक्त गुजर गया, 15 साल बीत गए। निर्मला देवी विदेश में एक सम्मानित बुजुर्ग थी। वो रसोई में काम तो करती थी लेकिन किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि यह उनका खुद का चुना हुआ रास्ता था। फिर एक दिन फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, आकाश। निर्मला देवी ने धड़कते दिल के साथ फोन उठाया। उधर से बेटे आकाश की आवाज कांप रही थी। वो कहने लगा, माँ, आपकी बहू रुचि को ब्लड कैंसर हो गया है। मैं बहुत ही परेशान हूँ। शायद यह हमारे कर्मों का ही फल है जो हमने आपके साथ किया था। माँ, हम लोगों को माफ कर दो। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर निर्मला देवी की आवाज आई, बेटा, माँ नाराज हो सकती है लेकिन बद्दुआ अपने जीते जी कभी नहीं दे सकती है। मैं अपने काम से बचाए हुए कुछ पैसे बहू के इलाज के लिए भेज रही हूँ। इलाज अच्छे से करवाना। फिर फोन कट गया। अब वह खिड़की के पास आकर बैठ गई और सोचने लगी, जिस बेटे को मैंने सब कुछ दिया उसने मुझे एक कोना तक नहीं दिया और आज उसी को मेरी जरूरत है। लेकिन इस बार उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया। उन्होंने डॉक्टर प्रियाराज को कहा, 1 लाख भेजने हैं, आकाश की बीबी की जान बचानी है। डॉक्टर प्रियाराज ने पैसे ट्रांसफर कर दिए। फिर निर्मला देवी चुपचाप अपने काम में लग गई, क्योंकि वह जानती थी माँ कभी नहीं हारती, ना तकलीफ में ना अपनों की बेरुखी से। कभी कभी वक्त हमें तोड़ता है, इसलिए नहीं कि हम बिखर जाए, बल्कि इसलिए कि हम खुद को दोबारा एक बेहतर इंसान के रूप में जोड़ सके। निर्मला देवी जी अमेरिका में एक नई जिंदगी जी रही थी। एक ऐसी जिंदगी जो सम्मान से भरी थी और जो उन्हें उनके इस काम ने एक नई पहचान दी थी। वो हर सुबह वो भगवान का नाम लेकर काम पर लग जाती। डॉक्टर प्रिया और रितु राज की माँ जैसी बन चुकी थी और उनका बेटा अंकुश तो उन्हें दादी ही कहता था। कभी कभी वो सोचती, काश मेरा अपना बेटा भी मुझे इस तरह से माँ मानता जैसे इस पराये बच्चे ने माना। लेकिन उन्होंने अब शिकवा करना छोड़ दिया था। अब वह सिर्फ शुक्रगुजार थी भगवान की, इस नई जिंदगी की और उस इज्जत की जिसे उन्होंने अपनी मेहनत से पाया था।
डॉक्टर प्रिया और ऋतुराज के पास वह हर चीज थी। घर, पैसे, रिश्तेदार, दो बच्चे, इंसानियत और सम्मान, सब कुछ था। उधर भारत में रुचि का इलाज चल रहा था, लेकिन तकलीफें थम नहीं रही थी। आकाश रोज अस्पताल के बाहर बैठकर माँ को याद करता है, जिसे वह कभी खांसने वाली बुढ़िया कहा करता था। अब वह समझ चुका था, जिस माँ की खांसी उसे शर्मिंदा करती थी, उसी माँ की खामोशी आज उसे तोड़ रही थी। हर शाम अस्पताल में बैठा आकाश सिर्फ यही सोचता, आज माँ पास में होती, मैं उनके पैर पकड़कर उनसे माफी मांग लेता। लेकिन उस वक्त माँ बहुत ही दूर थी, शरीर से भी और रिश्तों से भी। विदेश में एक दिन अंकुश ने पूछा, दादी क्या आप अपने बेटे से नाराज हैं? निर्मला देवी जी मुस्कुराई और बोली, बेटा, माँ नाराज नहीं होती, बस अगर इज्जत ना मिले तो दूरी बना लेती है। आखिरकार कई महीनों के बाद रुचि का इलाज पूरा हुआ। फिर कभी निर्मला देवी ने दोबारा अपने बेटे को फोन नहीं किया और न ही आकाश ने उन्हें फोन किया। परंतु अब आकाश हर रोज अपने दोनों बच्चों को बस एक ही बात सिखाता था, बेटा, माँ की इज्जत कभी करना मत भूलना, क्योंकि अगर वह एक बार दूर चली गई तो जिंदगी भर उसे देखने के लिए तरसते रह जाओगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? प्लीज कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।